हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज इडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल बुक है उसका बिहार ज्योग्राफी का एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने जा रहे हैं, जो आगामी बीपीएससी 72वें बीपीएससी एईटीओ टीआरई जितने भी बिहार के एग्जाम है उसके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक ही वीडियो में ज्योग्राफी कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार ज्योग्राफी। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। विंध्य पहाड़ी से धारवाड़ के चट्टानी तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित बिहार राज्य स्थित है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। बिहार को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बिहार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो बिहार का विभाजन देख लेते हैं। एक पर्वतीय तराई क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र और तीसरा पठार क्षेत्र। पर्वतीय मैदानी क्षेत्र जो उत्तर भारत का क्षेत्र है उसको पर्वतीय तराई क्षेत्र बोलते हैं। मैदानी क्षेत्र जो मैदानी उत्तर गंगा के मैदान और दक्षिण गंगा के मैदान। पर्वतीय तराई क्षेत्र में सोमेश्वर श्रेणी जो पश्चिमी चंपारण में है, रामनगर दून और दून घाटी, ये सब पश्चिमी चंपारण में है। और पर्वतीय तराई क्षेत्र है मैदानी। गंगा के उत्तर भाग के मैदान, गंगा के दक्षिण भाग के मैदान को मैदानी क्षेत्र कहते हैं। पठारी, धारवाड़ चट्टान और विंध्यन चट्टान इधर कैमूर रोहतास के तरफ पाया जाता है। और दक्षिण बिहार में धारवाड़ क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। चलिए सोमेश्वर श्रेणी देखते हैं। बिहार के सोमेश्वर अगर क्रम से सजाने के बुझे तो पहले आएगा सोमेश्वर श्रेणी, उसके बाद आएगा दून घाटी और उसके बाद रामनगर दून। अगर क्रम से दे दे ऊपर का पठारीय क्षेत्र को तो सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, रामनगर दून। और उसके बाद अगर इसका भौगोलिक दे दे तो यहाँ गंडक नदी प्रवेश करती है, यहाँ घाघरा नदी है, ये आपका सोन नदी है जो गंगा सोन या मगध के हैं। यहाँ पर कोसी, गंडक कोसी का दोआब है। ये कोसी महानंदा, ये महानंदा नदी है, कोसी महानंदा का दोआब है। और यह दक्षिण पठारी क्षेत्र है, यह मगध का मैदान बोलते हैं या अंग का मैदान बोलते हैं। पर्वतीय तराई बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग स्थित है। इसकी कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। इन 3 उपवर्ग में विभाजित किया गया है। 3 वर्ग में बहता है। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। सोमेश्वर श्रेणी, यह श्रेणी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन? सोमेश्वर श्रेणी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह उत्तरी सीमा में है जो उस बिंदु से फैलती है जहाँ त्रिवेणी नहर शुरू होती है और भिखनाठोरी दर्रे के पास समाप्त हो जाती है। ये समाप्त हो जाती है। इस श्रेणी का निर्माण तृतीय काल में हुआ है। ये पहाड़ी उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है और बिहार के उत्तर पश्चिम भाग को घेरे हुए है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी 874 मीटर है। इसी श्रेणी में स्थित है। सोमेश्वर श्रेणी इसी श्रेणी में स्थित है जो बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी है, सर्वोच्च चोटी माना जाता है। रामनगर दून, रामनगर पहाड़ी श्रृंखला सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। यह बेतिया जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो 214 वर्ग किलोमीटर
क्षेत्रों में फैली हुई है। इससे दक्षिण श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है। यह दक्षिणी पर्वतमाला 32 किलोमीटर लंबी है, 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी संतपुर यानी कि 242 मीटर के निकट है। हरहरा नदी घाटी रामनगर दुर्ग के उत्तर पूर्व में स्थित है। हरहरा घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। दून घाटी यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है। दून घाटी इसे दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। यह 21 किलोमीटर लंबी और 152 मीटर ऊंचा है। यह 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई 240 है, जबकि 242 रामनगर दून का है। मैदानी भाग आते हैं। बिहार का मैदानी क्षेत्र बिहार के कुल भूभाग का कितना परसेंट है? तो 96% है भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है और गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्ग में विभाजित किया गया है। कौन वर्ग में? उपवर्ग में। उत्तरी गंगा का मैदान, यह गंगा नदी के उत्तर में स्थित मैदान का निर्माण गंडक नदी, घाघरा नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा जैसी नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। इन नदियों के निक्षेप से उत्तरी गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है। यह तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी डिवीजन के क्षेत्र को कवर करता है और पश्चिम में घाघरा गंडक दोआब से लेकर पूरब में महानंदा घाटी तक फैला हुआ है। इस मैदान का उत्तर पश्चिम भाग, जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, अधिक ऊंचाई वाले तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। यह जलोढ़ पंखों का स्थान है, जिसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा के तलछट से हुआ है। उत्तरी बिहार का यह मैदान दो मिलती हुई नदियों के बीच हुई है। 2 नदियों के बीच मिलती हुई है, जैसे विभाजित है। घाघरा गंडक दोआब और गंडक कोसी दोआब। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब है। जैसे घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। दक्षिण गंगा के मैदान देखते हैं। तो नदी है, गंगा नदी के दक्षिण का पठार पहाड़ी क्षेत्र का मध्य दक्षिणी गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा की मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है, उत्तरी गंगा का मैदान बड़ा है। यह एक त्रिकोणीय आकार का मैदान है और इस मगध मैदान के नाम से भी जानते हैं। यह उत्तर में गंगा नदी, पूरब में टाल क्षेत्र और दक्षिण पहाड़ी इलाका और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, जिसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा और नवादा जिले शामिल है। इस मैदान का निर्माण गंगा नदी, इसकी मुख्य सहायक नदी जैसे पुनपुन, इस मैदान दक्षिण गंगा के मैदान का निर्माण किसे? पुनपुन, सोन, फल्गु की सहायक नदियों द्वारा हुआ है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्ग में बांटा गया है। गंगा सोन दोआब, मगध मैदान और अंग मैदान, 3 उपवर्ग में बांटा गया है। पठारी भाग देख लेते हैं। बिहार का पठारी भाग। बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित है, धारवाड़ चट्टान और विंध्यन चट्टान। मुंगेर, जमुई, नवादा, गया। मुंगेर, जमुई, नवादा और गया में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जबकि विंध्यन क्रम की चट्टानें कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: बिहार के उत्तर
उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहते हैं। मतलब उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न क्षेत्र को क्या कहते हैं? मौन या चौर कहते हैं। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियरा प्रदेश कहते हैं। मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बने दियरा कहते हैं। दक्षिण बिहार के प्रमुख पहाड़ियां आप देख सकते हैं। गया जी, तो गया जी में आपको गया में यानी कि गया में कौन कौन सी पहाड़ी है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पूछता है कि कौन सी पहाड़ी ये कौन सा जिला में है। तो ब्रह्म योनि पहाड़ी ये गया में है। प्रेतशिला, रामशिला, प्रेतशिला, रामशिला और ब्रह्मयोनि पहाड़ी आपका गया जी में है। मंगला गौरी और गुरुपा पहाड़ी, ब्रह्मयोगिनी, प्रेतशिला, रामशिला, मंगला गौरी, गुरुपा पहाड़ी ये कहाँ है? गया में है। वहीं राजगीर में रत्नागिरी पहाड़ी, विपुलगिरी पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी, वैभवगिरी पहाड़ी और सोनगिरी, जितना भी गिरी पहाड़ी है, जिसके पहाड़ी के नाम में गिरी है तो उसको राजगीर में हम उसको कर सकते हैं कि राजगीर में है। जितना भी गिरी पहाड़ी है। मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ है? मुंगेर में। पीर पहाड़ी कहाँ है? मुंगेर में। काली पहाड़ी कहाँ है? मुंगेर में। सीताचरण पहाड़ी मुंगेर में। और मरुक पहाड़ी मुंगेर में। कैमूर की पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, रोहतास पहाड़ी और अघौरा पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी कैमूर, रोहतास और अघौरा। गिरी जितना में हो राजगीर में। प्रेतशिला, बेंशिला आपको गया में है। और उत्तरी गंगा मैदान में कई मंच और गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहते हैं। दक्षिण गंगा में गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहते हैं। टर्सरी चट्टान, क्वाटरनरी मैदान। टर्सरी चट्टान और क्वाटरनरी मैदान। टर्सरी चट्टाने आपका पाया जाता है उत्तरी बिहार में पाया जाता है। क्वाटरनरी चट्टान आपका पाया जाता है। क्वाटरनरी चट्टान पाया जाता है आपका मैदानी भाग में। विंध्यन चट्टाने यह दक्षिण पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। और धारवाड़ दक्षिण बिहार में पाया जाता है। धारवाड़ चट्टाने आपका दक्षिण बिहार में। विंध्यन चट्टाने दक्षिण पश्चिम बिहार में। और उत्तरी बिहार में आपका पाया जाता है टर्सरी चट्टाने। उत्तरी बिहार में टर्सरी और क्वाटरनरी मैदान सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। मतलब उत्तरी गंगा में बहुत सारा बाढ़ आते हैं, इसलिए बाढ़ विभीषिका के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अब आज ये चट्टानों के निर्माण काल क्षेत्र किस जिले में है और इसकी विशेषता क्या है? तो धारवाड़ चट्टान यह कहाँ पाया जाता है? यह दक्षिणी बिहार में पाया जाता है। प्री कैरेबियन क्या है? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और राजगीर में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन है? धारवाड़ है। विंध्यन यह प्री कैम्ब्रियन, धारवाड़ भी प्री कैम्ब्रियन, विंध्यन भी प्री कैम्ब्रियन है। यह कैमूर, रोहतास में पाया जाता है। दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। प्रथम आपका धारवाड़ हो गया, दूसरा आपका विंध्यन हो गया। सीमेंट उद्योग और चूना के प्रसिद्ध हैं। कौन सा? विंध्यन सीमेंट उद्योग, इसलिए उधर सीमेंट का कारखाना डालमिया नगर ये सब लगा है, सीमेंट कारखाना। टर्सरी यह हिमालयी क्षेत्र जैसे उत्तर बिहार में टर्सरी चट्टाने हैं। प्लीस्टोसीन यह पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है। सबसे नवीन पर्वत टर्सरी चट्टाने होता है। क्वाटरनरी मैदान यह मैदानी भाग में होता है। प्लीस्टोसीन या होलोसीन यह गंगा का मैदानी भाग है। बिहार का अधिकांश भाग यही है। प्लीस्टोसीन, क्वाटरनरी और टर्सरी ऊपर है, क्वाटरनरी ई है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है क्वाटरनरी है। बिहार की जलवायु
किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार की जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। माने जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांश की स्थिति के आधार जलवायु प्रभावित होता है। उत्तर में हिमालय क्षेत्र उत्तर में है, इसीलिए उसके भी कारण होता है। बंगाल की खाड़ी से दूर, बंगाल से कितना दूर है बिहार, इसके भी प्रभाव करता है। ऊंचावच, कितना ऊंचाई पर बिहार का स्थल है, वो भी। मानसून का प्रभाव, ग्रीष्म हवाएं इत्यादि जलवायु को प्रभावित करती हैं। बिहार उत्तरी और दक्षिण भागों की भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो कोपेनहेगन के जलवायु के अनुसार उत्तर बिहार के जो संकेतक हैं CWG, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। कोपेनहेगन के सीधे पूछे, कोपेनहेगन के उत्तर बिहार के CWG और दक्षिण बिहार के AW। कोपेनहेगन के उत्तर बिहार के CWG और दक्षिण बिहार के AW। त्रिवार्थ के द्वारा उत्तरी बिहार के CAW और दक्षिण बिहार का AW। और थारनवेट के लिए उत्तरी पश्चिमी के लिए CBW और शेष बिहार के लिए CA। अगर दक्षिण बिहार का है तो AW तीनों में मार सकते हैं, तीनों में AW है, तो दक्षिण बिहार के लिए तीनों में AW। अब याद कर लीजिए कोपेनहेगन, तो कोपेनहेगन के तो C से कोपेनहेगन, तो C से काउज। त्रिवार्थ तो काउ। तो कोपेनहेगन एक विषय पहले G आता है, उसके बाद W और उसके बाद त्रिवार्थ फिर W। तो इसमें क्या होता है CBW है। तो CWG काउ और CBW इस तरह याद कर सकते हैं। बिहार में सामान्य 3 ऋतुएं। तो ग्रीष्म ऋतुएं, जब सूर्य की उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। 2025 में औसतन तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस मैदान में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है, जिसे लू कहते हैं। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान कहाँ है? 47 डिग्री सेल्सियस गया में। मानसून आने से पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नार्वेस्टर या काल वैसाखी होते हैं। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल के खाड़ी से जो वर्षा होते हैं उसको नार्वेस्टर या काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। वर्षा ऋतु जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेमी होते हैं। कितना होता है? 112 सेमी होती है। 2021 से 25 के दौरान औसत वर्षा पात 99.24 सेमी कहा गया है। 2024 में बिहार में औसत वर्षा 10 थी, 102.5 मैंने 102 सेमी रहा है। वर्ष 2024 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में जिले में है तथा सबसे कम वर्षा वैशाली में। 2024 में सब सर्वाधिक वर्षा पूरी तो 26 में है, लेकिन 24 में एक से दूसरा पहले का रिकॉर्ड होता है। हाँ, बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिकांश वर्षा प्राप्त होता है, जिसके कारण उत्तर बिहार बाढ़ से तथा दक्षिण बिहार सूखा से प्रभावित होता है। शीत ऋतु, इस काल
मध्य अक्टूबर से फरवरी मध्य तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ होती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंड वाला होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया और दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी और मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। इस वर्षा को रबी फसल के लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल में काफी लाभदायक होती है। ठंड में रबी फसल का ठंडा पड़ रहा है तो लाभदायक हो भी करेगा। बिहार में जलवायु क्षेत्र बिहार में कृषि की दशाओं और फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्ग में विभाजित किया गया है। जोन 1 बिहार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में दर्शाता है। यह जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है तथा इस क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन होता है। उत्तरी पश्चिम भाग में गन्ना का उत्पादन है। जोन 2 बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र को दर्शाता है। इस क्षेत्र में खाद्यान्न फसलों के साथ साथ वर्षा अधिकांश फसलों को प्रधानता है। इसमें मक्का, चाय, जूट उत्पादन होता है। यह उत्तर बिहार के पश्चिमी भाग पूर्व वाले और जोन 3 ये बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग को दर्शाती क्षेत्र में वर्षा की कमी के खाद्यान्न फसलों की जगह मोटे अनाज उगाए जाते हैं, कम वर्षा होता है। और जोन 3B के दक्षिण पश्चिमी भाग को दर्शाता है। इस क्षेत्र में सोन सिंचाई प्रणाली से कारण फसलें का उत्पादन बनने सिंचाई प्रणाली अधिक है तो फसलें अच्छा गुणवत्ता के से उत्पादन होता है। अब ये जोन है तो 4 जोन में तो यह जोन 3B 3A इधर ए हो गया, 2 हो गया, 3A 3B इसको बांट सकते हैं। जोन 1 में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि जोन 1 में कितने हैं, तो जोन 1 में 13 जिले हैं, जोन 2 में 8 जिले हैं, जोन 3A में 6 जिले हैं, जोन 3B में 11 जिले हैं। तो सबसे बड़ा कौन है? जोन 1 और उसके बाद उसके जस्ट जोन 3B, उसके बाद जोन 2B और उसके बाद यानी कि उत्तर में जोन 1 आता है, उत्तर पश्चिमी में जोन 1 और दक्षिण पश्चिम में जोन 3B आता है। तो दोनों ये बड़ा है और जबकि उत्तर पूर्वी भाग में जोन 2 आता है और उत्तर दक्षिणी पूर्वी भाग में आपका जोन 3A आता है। तो ये दोनों छोटा है तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं। इसमें मैदानी क्षेत्र वर्षा के धान उनके लिए ज्यादा बारिश होगा तो गन्ना, धान के और अरहर का उत्पादन होगा। और यहाँ पर जूट, चाय, मक्का उत्पादन क्योंकि यहाँ पर बारिश अधिक होता है। यह पूर्णिया आपका हो गया, आपका दरभंगा साइड हो गया। 3A आपका ये हो गया, अगर बांका हो गया, भागलपुर साइड हो गया, यहाँ पर मैदानी कम होता है। और इधर जोन 3 में यहाँ पर नहर सिंचाई के परिणाम प्रबंधन, सोन प्रबंधन है, इसलिए अच्छी मात्रा में यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन किया। बिहार का अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बिहार की नदियां। बिहार अफवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 2 वर्गों में, हिमालयी नदियां और पठारी नदियां। यानी कि हिमालय से निकलने वाली बारहमासी होती हैं और पठारी मौसमी होती हैं। वे वर्ष भर जल प्रवाह वाली सदा नीरा नदी होती हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। ये नदियां पूर्ववर्ती होती हैं। ये नदियां बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियां बाल्य अवस्था में होती हैं। ये मार्ग परिवर्तन और गोखुर झील बनाने वाली होती है। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण होती है। इसलिए उत्तर बिहार के अधिक नदियां हिमालयी नदियां होती हैं जो बाढ़ बनाते हैं। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा और बागमती। ये वर्षा पर आधारित है। यानी कि पठारी नदियां वर्षा पर आधारित, वर्षा जब होगा तब वर्षा जैसे बरसात में इसका अधिक देखा जाता है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यह अनुवर्ती होती है। यह हिमालय पूर्ववर्ती होती हैं जबकि पठारी अनुवर्ती होती हैं। ये नदियां छोटे डेल्टा बनाती हैं। ये नदियां बड़े डेल्टा बनाती हैं। ये छोटे नदियां ये है। हिमालय नदी बाल्य अवस्था और यह प्रौढ़ अवस्था में होता है। ये सीधे गमन करने वाली नदियां होती है।
बाढ़ की कम संभावना होती है। और सोन, पुनपुन, फल्गु, फल्गु, अजय यह पठारी नदियां हैं। बिहार की नदियों का कुछ मैप देख लेते हैं। देखिए, उत्तर बिहार की नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, मेची। मेची किसकी सहायक नदी है? महानंदा के। और वहीं दक्षिण बिहार की नदियां कुछ देख लेते हैं। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु नदी को, दो नदी को, निरंजना और मोहना नदी को मिलने से बना फल्गु नदी है। ये बहुत बार बीपीएससी में पूछ दिया है। केवल नदियां, ये सब बिहार की नदियां हैं। हाँ, अब नदियों का नदी और उद्गम और बिहार में प्रवेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत पूछता है। तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री यानी कि उत्तराखंड में होता है। यह कहाँ पर, बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो बक्सर, चौसा के पास बक्सर में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। घघरा ये तिब्बत से निकलती है और सिवान, सिवान में प्रवेश करती है। घघरा कहाँ पर? सिवान में। और यह संगम सारण में, संगम यानी कि संगम मुहाना गंगा में सारण में बनाती है। सिवान में पहुंचती है, सारण में संगम आती है। गंडक नेपाल से निकलती है, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है। और गंगा सोनपुर में गंगा में मिलती है। प्रवेश वाल्मीकि नगर में, सोनपुर में यह मुहाना बनाती है, गंगा मिलती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, पश्चिमी चंपारण में। और गंगा के खगड़िया जिले में यह गंगा में समाहित हो जाती है, संगम बनाती है खगड़िया में। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, सीतामढ़ी में प्रवेश करती है और कोसी में संगम बनाती हैं। कमला ये महाभारत श्रेणी से निकलती है, मधुबनी में प्रवेश करती है और कोसी में ये भी संगम बनाती हैं। और कोसी गोसाई स्थान नेपाल से निकलती हैं, सुपौल में प्रवेश करती हैं और गंगा में कुर्सेला कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है। महानंदा या पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी से निकलती हैं, किशनगंज में प्रवेश करती हैं और गंगा में मालदा के पास यह मुहाना बनाती है, मालदा के पास। कर्मनाशा यह विंध्यन पहाड़ी से निकलती हैं, कैमूर में प्रवेश करती हैं और गंगा चौसा के पास यह मिल जाती है। सोन अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और रोहतास में बिहार में प्रवेश करती हैं और गंगा दानापुर में यह गंगा का मुहाना संगम बना लेती है। पुनपुन झारखंड पलामू औरंगाबाद से में प्रवेश करती है और गंगा फतुआ में गंगा में प्रवेश करती है। फल्गु निरंजना छोटा नागपुर पठार गया में प्रवेश करती हैं, पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती हैं। सकरी छोटा नागपुर पहाड़ नवादा में या क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। क्यूल हजारीबाग से निकलती हैं और जमुई में प्रवेश करती हैं, गंगा लखीसराय में गंगा में मिल जाती है। अजय जमुई से निकलती है, जमुई में ही और गंगा में पश्चिम बंगाल में यह समाहित हो जाती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जानते हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद इसके गंगा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की अधिकांश लंबाई पटना जिले में है। गंगा नदी की अधिकांश लंबाई किस जिले में है? तो गंगा की अधिकांश लंबाई पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन और पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा मिलती हैं। हाँ, ये सब गंगा बिहार में मिलती है, लेकिन जबकि महानंदा और अजय यह बिहार में प्रवेश करती हैं, लेकिन यह बिहार से बाहर जाके गंगा में मिलती हैं, महानंदा और अजय नदियां। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है और अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। घघरा नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो यह सोमेश्वर
तिब्बत के पास से निकलती हैं और बिहार के सिवान में प्रवेश करती हैं। कहाँ प्रवेश करती हैं घाघरा नदी? तो सिवान में प्रवेश करती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती हैं। घाघरा नदी सिवान में प्रवेश करती है और सारण में गंगा नदी में मिल जाती है घाघरा नदी। अन्य नाम सरयू माने मैदानी भाग में, और गोगरा और करनाली नेपाल में। गोगरा और करनाली किसका नाम है? तो घाघरा का है। इसकी सहायक नदियां राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भोरी, सेती इसकी प्रमुख क्या है? सहायक नदियां हैं। अब गंडक नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। गंडक नदी को नारायणी माने मैदानी भाग में, बीपीएससी में पूछ दिया है, नारायणी भाग में, सप्तगंडकी, शालिग्रामी नेपाल में, और सप्तगंडकी और शालिग्रामी नेपाल में इसका नाम है, नाम से भी जाना जाता है। गंडक की प्रमुख शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते समय गार्ज बनाती हैं। और बिहार में भैंसालोटन जगह है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। कौन? गंडक नदी। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर सीमा बनाती है। कितना किलोमीटर? तो 45 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां काली गंडक और त्रिशूली। किसकी? गंडक की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूली है। इसमें मिलने वाली गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहते हैं। इसमें मिलने वाली गोल गोल काली पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। बूढ़ी गंडक के बारे में पढ़ते हैं। सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। कौन? बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से निकलती हैं और अंत में खगड़िया जिले में यह मिल जाती हैं। इसका अन्य नाम सिकराहना है। सिकराहना किसका नाम है? तो यह बूढ़ी गंडक का नाम है। इसकी सहायक नदियां मसान, बालोर, तिउर और धनौती हैं। बूढ़ी गंडक का। बागमती नदी भैया नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है और यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और तो अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से निकल कर कोसी नदी में मिल जाती है। पहले बागमती बूढ़ी गंडक में थी, लेकिन अब कमला नदी से निकल कर कोसी में मिल जाती हैं। इसकी सहायक नदियां लालबकिया, लखनदेई, महोरा और अधवरा और विष्णुमूर्ति आदि हैं। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर है। बागमती पर काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर किस पर है? बागमती नदी पर। कोसी नदी यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकौशिकी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। सप्तकौशिकी 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? बिहार में सुपौल जिले में, तथा कुर्सेला, कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। सुपौल में प्रवेश करती हैं और कुर्सेला, कटिहार में विलीन हो जाती हैं। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। इसको कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं या बिहार का अभिशाप कहते हैं। कितना बार क्वेश्चन पूछा है। इसकी सहायक नदी अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोसी, तामाकोसी और इंद्रावती, असुनकोसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। महानंदा नदी यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, यही महानंदा नदी और अजय नदी बिहार के बाहर मिलता है। मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदी पैनोर, नागर, बालासर और मेची है। कर्मनाशा नदी इसकी उत्पत्ति बिंद पहाड़ी से होती है और ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा में गंगा नदी में मिल जाती है। तो कर्मनाशा कहाँ मिलती है? चौसा गंगा नदी में मिल जाती है। यह विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी कहते हैं। किस नदी को अपवित्र नदी कहते हैं? तो कर्मनाशा। इसका नाम है कर्मनाशा, कर्म को नाश करने वाला। सोन नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती हैं। यह रोहतास एवं गढ़वा जिले के बीच से
बिहार में प्रवेश करती हैं। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा में मिल जाती हैं। कहाँ? मनेर दानापुर में गंगा में मिल जाती हैं। रोहतास और भोजपुर की सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा में मिल जाती। कौन? सोन नदी। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी कौन है? सोन है, जो बिहार में मिलती है। यमुना के बाद इसकी प्रमुख सहायक नदी रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। किसकी? सोन की। सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास में, इंद्रपुरी बैराज रोहतास में, वाण सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित। डेहरी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, रोहतास में, इंद्रपुरी बैराज रोहतास में और वाण सागर बांध मध्य प्रदेश में है। सोन नदी पर बने नहरों में रोहतास भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र कहते हैं। पुनपुन नदी। पुनपुन नदी यह झारखंड के पलामू जिले के छोटे नागपुर पठार से निकलती है। यह बिहार में औरंगाबाद जहानाबाद होते हुए फतुआ में गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी कहाँ मिलती है? फतुआ में गंगा में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी मोरहर, मादर और दरधा नदी है। मोरहर, मादर, दरधा नदी। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है पुनपुन नदी। फल्गु नदी यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन और मोहना नदियों के मिलने से बनती है। फल्गु नदी लीलाजन और मोहना नदियों के मिलने से बनती है। अंत गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णु मंदिर स्थित है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म और तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम है। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम स्थित है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बिहार के नदियों के किनारे स्थित शहर, बिहार के नदियों के किनारे स्थित है पटना शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, और मोकामा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। मनेर गंगा नदी के किनारे स्थित है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे से, बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा नदी के किनारे है। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है। बांका चंदन नदी के किनारे है। सोनपुर गंडक नदी के किनारे स्थित है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक, खगड़िया बूढ़ी गंडक, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक, दरभंगा बागमती, गया फल्गु नदी, फतुआ पुनपुन नदी गंगा नदी के, फतुआ पुनपुन और गंगा, लखीसराय किउल नदी के किनारे अवस्थित है। बिहार की नदी घाटी परियोजना। तो जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। इन परियोजना में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल प्रबंधन, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना सोन नदी परियोजना, गंडक नदी और कोसी, 3 गो बहुउद्देशीय परियोजना है। सोन, गंडक और कोसी। सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 में डेहरी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहर दोनों किनारे से निकलती हैं। दोनों किनारे से निकलती हैं। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तथा सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र डेहरी जल विद्युत केंद्र तथा बारून जल विद्युत केंद्र स्थापित है। सोन नहर पर डेहरी जल विद्युत केंद्र और बारून जल विद्युत केंद्र स्थापित है सोन नहर पर। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ था। इस परियोजना का कार्यक्रम 1960 में प्रारंभ हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसालोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण किया गया था। किस नदी पर? तो गंडक नदी पर बांध का निर्माण किया गया था। जलाशय का निर्माण किया गया था। बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। पूर्वी गंडक नहर, पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं 2 नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी और 2। तिरहुत, त्रिवेणी और 2 नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है।
3 जिलों में। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती हैं। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी है। कोसी जल विद्युत परियोजना के बारे में पढ़ लेते हैं। कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। यह परियोजना 1954 में प्रारंभ हुआ था। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया था। यह परियोजना 1965 इसमें पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। 1965 में कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी नहर, जिसे अररिया, सुपौल और पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी नहर, इसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि की सिंचाई होती है। और प्रमुख अब झील देख लेते हैं। बिहार में प्रमुख झीलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब उत्तर बिहार में कुछ झील देख लेते हैं। सरैयामन पश्चिमी चंपारण में है। पूर्वी चंपारण में मोती झील और पिपरामन। सरैयामन कहाँ है तो पश्चिमी चंपारण में है। मोती झील और पिपरामन कहाँ है पूर्वी चंपारण में। कुशेश्वर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका दरभंगा में है। और सिमरी झील आपका सहरसा में है। सिमरी झील कहाँ है सहरसा में है। और कटिहार में गोगावी झील, सहरसा में सिमरी झील और दरभंगा में कुशेश्वर और पूर्वी चंपारण में मोती और पिपरामन है। और सरैयामन कहाँ है पश्चिमी चंपारण में है। अब दक्षिण बिहार के कुछ देख लेते हैं। भागलपुर में जगतपुर झील है। बेगूसराय में कांवर झील है जो गोखुर झील है। और नालंदा में घोड़ा कटोरा झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगूसराय में कांवर झील, नालंदा में घोड़ा कटोरा झील और गया जी में मुचलिंडा झील। गया में क्या है मुचलिंडा और घोड़ा कटोरा नालंदा में। अनुपम झील कहाँ है कैमूर में। अनुपम झील कहाँ है कैमूर में है। इसका एक पाई चार्ट देख लेते हैं। गोखुर झील और प्राकृतिक झील, ये गोखुर झील का। कांवर झील तो बेगूसराय में देखो कि गोगावी झील, घोगा झील कटिहार में, कुशेश्वर दरभंगा में, सिमरी झील सहरसा में और जगतपुर झील भागलपुर में, मोती झील पूर्वी चंपारण में, सरैयामन बेतिया में और पिपरामन पश्चिमी पूर्वी चंपारण में, घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा में, अनुपम कैमूर में, मुचलिंडा झील बोधगया या गया जी में, और नागी नकटी झील कहाँ पाया जाता है तो यह जमुई में पाया जाता है। बिहार के प्रमुख नहरें तो बिहार के प्रमुख त्रिवेणी, तिरहुत और दोन। इतनी पढ़वे की है। ये गंडक नदी पर है। यह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली लाभान्वित है। पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी और राजपुर यह कोसी नदी पर है। जो अररिया है, पूर्वी कोसी अररिया, सुपौल और पूर्णिया लाभान्वित होते हैं। पश्चिमी कोसी से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, राजपुर से सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय लाभान्वित होती हैं। अब देख लीजिए। पूर्वी सोन से सोन नदी पर है औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल। और पश्चिमी सोन पर सोन नदी पर रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर इससे लाभान्वित होती है। जल प्रपात, जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। ये बहुत आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न जलप्रपात, ककोला जलप्रपात कहाँ है नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में, कशिश जलप्रपात रोहतास में और धुआंकुंड जलप्रपात रोहतास में। ककोला जलप्रपात कहाँ है तो ककोला नवादा में है, दुर्गावती आपका रोहतास में, कशिश रोहतास में, धुआंकुंड रोहतास में, माझर कुंड आपका रोहतास में, तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास में, करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ है कैमूर में और तेलहर कुंड कैमूर में। तेलहर और करकट आपका कैमूर में है। तुतला भवानी, माझर, धुआं कुंड और कशिश रोहतास और दुर्गावती रोहतास में। आपका कोलत नवादा में जलप्रपात है। बिहार के प्रमुख जल कुंड, गर्म जल कुंड तो राजगीर में गर्म जल कुंड ब्रह्म कुंड है, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड और नानक कुंड। मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, नान कुंड ये राजगीर में है। मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सिंगार, ऋषि कुंड, पंचत
पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भरारी कुंड। भरारी भीम बांध कहाँ है? तो मुंगेर में। और गया में अग्नि कुंड, सिर्फ गया में एक है, अग्नि कुंड है। बिहार की मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीकी कार्बन अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा उसके भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़, कछारी मिट्टी पाते हैं। जलोढ़ को अपोढ़ भी मिट्टी है, कछारी मिट्टी भी। अगर नहीं रहेगा जलोढ़ की जगह कछारी मिट्टी नहीं रहेगा तो अपोढ़ मिट्टी मार सकते। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया गया है। मिट्टी को उत्तर बिहार में कुछ और दक्षिण बिहार में, तो उत्तर बिहार के पर्वतीय मिट्टी या पश्चिमी चंपारण में पाया है। तराई क्षेत्र में तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। और दक्षिण बिहार की प्रमुख मिट्टियां टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कैरोल और कैवाल कहते हैं। लाल मिट्टी को बलथर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कैरोल और कैवाल दक्षिण बिहार में, और लाल पीली मिट्टी को बलथर मिट्टी कहते हैं। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टियों को 4 उपवर्ग में बांटा गया है। पर्वतपादीय मिट्टी या पिडमॉन्ट, या बीपीएससी में पूछ लिया है 67वीं में। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होता है। पर्वतपादीय मिट्टी से पिडमॉन्ट मिट्टी भी कहते हैं। तराई मिट्टी, यह मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विकसित है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। धान और कहीं की तराई क्षेत्र में पानी लग जाता है, धान और पटसन के लिए उपयुक्त है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि बांगर मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी का विकास उन क्षेत्र में होते हैं जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। इस मिट्टी का विस्तार घाघरा गंडक दोआब, बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में स्थित। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। इस मिट्टी को बाल सुंदरी मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता और फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। पोटास की अधिकता और फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं और मक्का, तंबाकू उगाए जाते हैं। बाल सुंदरी मिट्टी यह उत्तर बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण आदि क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी है। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। नदियों द्वारा लाए गए नए मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा के निचली घाटियों में है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। इसमें बालू, चीका की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं और जूट, मक्का आदि की पैदावार होती है। अब आप देख सकते हैं दक्षिण बिहार की कुछ मिट्टियां। दक्षिण बिहार की मिट्टियों का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। दक्षिण बिहार की मिट्टी को कितने भागों में? 4 भागों में। टाल मिट्टी, टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर और बक्सर से भागलपुर से 8 से 10 किलोमीटर पट्टी में टाल मिट्टी दक्षिणी तट पर होता है और बक्सर से भागलपुर तक के विस्तृत है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की होती है। इस मिट्टी में रबी फसलों की अच्छी किस्में होती हैं। यह मिट्टी दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
कगारी मिट्टी गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन के फल्गु पुनपुन क्यूल नदी के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार हुआ है। इसकी उर्वरा शक्ति बहुत कमजोर है। किसकी? कगारी मिट्टी का। यह मिट्टी मोटे अनाज और सब्जी के उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मिट्टी में उगाए जाने वाले प्रमुख फसलें मक्का, सरसों और मिर्च उगाया जाता है। किसमें? कगारी मिट्टी में। आप पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नवादा, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला, हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं आदि है। लाल पीली बलथर मिट्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। लाल पीली मिट्टी को बलथर मिट्टी कहते हैं। पश्चिम में कैमूर श्रेणी से निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार हुआ है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत और कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर अनाज, मोटे अनाज उगाए जाते हैं। अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु अन्य महत्वपूर्ण बिंदु लाल बलुई मिट्टी कैमूर, रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश पाए जाते हैं। किसमें? इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा और मक्का और मोटे अनाज उगाए जाते हैं। अब आप वन और वन्य जीव के बारे में पढ़िए। तो बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्वतपादीय वन पाए जाते हैं। इस पर्वतपादीय वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया: आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती वन वे वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसत 120 से अधिक होती है। कितना से अधिक होती है? 120 से अधिक वाले में आर्द्र पर्णपाती वन। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। किशनगंज, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट और बेंत आदि झाड़ियां पाई जाती हैं। शुष्क पर्णपाती पहले वन उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वर्षा वर्ष में कम से 120 सेंटीमीटर से कम होती हैं। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार की वर्षा होती है। एक कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी, जमुई और बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमल, ताश, साल, खैरा, महुआ, पलाश, जामुन, बांस आदि वृक्ष उगाए जाते हैं। बिहार के वन्य जीव अभयारण्य। बिहार के एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभयारण्य। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 लेटेस्ट, यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिमी चंपारण में क्षेत्रफल 1779.1 वर्ग किलोमीटर। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार का एकमात्र वाल्मीकि बाघ अभयारण्य इसके अंदर है। भीम बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में है। यह 680.94 वर्ग किलोमीटर है। तेंदुआ, भालू, सूअर, मगरमच्छ आदि के लिए प्रसिद्ध है। कौन? भीम बांध। कहाँ है? मुंगेर में है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ है? गया में। गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ है? गया में। 138.33 वर्ग किलोमीटर है। कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य बेगूसराय में है जो 63.11 वर्ग किलोमीटर। साइबेरियन पक्षी का आश्रय स्थल है। रामसर स्थल में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्र भूमि है। कौन? कांवर झील। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य रोहतास और कैमूर में है जो 1784.73 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। नागी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में है। 1.92 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा अभयारण्य है। नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य यह भी जमुई में 3.33 वर्ग किलोमीटर है। विश्व पर्यावरण दिवस 24 पर नागी और नकटी को पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया। नागी और नकटी को दोनों रामसर सूची में शामिल किया गया। राजगीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? नालंदा में है जो 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला है।
अब उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है, जो 887 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस अभियान के अंतर्गत उदयपुर झील को 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया। रजौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? नवादा में है। 27.27 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य दरभंगा में 29.21 वर्ग किलोमीटर साइबेरिया पक्षी के आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में, जो 60 किलोमीटर में है, 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? वैशाली में 1.98 वर्ग किलोमीटर। दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है कौन? बड़ैला। बिहार के वन्य जीव अभयारण्य, देखो मैप पे देख सकते हैं इसको। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। चाहे उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है। कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य बेगूसराय में है। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य आपका वैशाली में है। अब कुछ बिहार का भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य, मुंगेर में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, जमुई में नागी नकटी थी जलाशय पक्षी अभयारण्य, नवादा में रजौली वन्य जीव अभयारण्य, नालंदा में राजगीर वन्य जीव अभयारण्य है, और गया जी में गौतम बुद्ध है। कैमूर में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार के रामसर स्थल देख सकते हैं। बिहार के 6 रामसर स्थल है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कांवर झील 2020 में बेगूसराय में इसको मिला था क्षेत्रफल 2620। नागी पक्षी अभयारण्य 2024 में जमुई जिले में है, 206 क्षेत्रफल है इसका। नकटी आपका भी 2024 में मिला था जमुई में, 333 है। गोकुल जलाशय 2025 में बक्सर में 448। उदयपुर झील 2025 में पश्चिमी चंपारण में, और गोगा भी सबसे लास्ट में 2025 में कटिहार बनी। कुल 6 रामसर स्थल है बिहार में। वन्य जीव स्थिति रिपोर्ट बिहार में, भारत और एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। 2023 में इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है, जो आगामी 23 में रिपोर्ट आया है, लेकिन यह आगामी जो है 26 के लिए 26 में अब रिपोर्ट आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वनावरण 7532.45 वर्ग किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7532.45 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 7532.45 लगभग 8% क्षेत्रफल है। बिहार में वनावरण और वृक्षावरण, तो वनावरण 7532 8% पर 151 किलोमीटर, वृक्षावरण 2500 वर्ग किलोमीटर 286 159 किलोमीटर, और झाड़ी 260 028। कुल वनावरण और वृक्षावरण के मिला दिया जाए तो 292 वर्ग किलोमीटर है। 292 और वनावरण पूछे तो 7532, और कुल 10.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण और वृक्षावरण है, और 310 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है 21 से 23 में। बिहार में वनावरण के क्षेत्र के अनुसार सबसे अधिक वनावरण कहाँ पाता है? कैमूर में 1025 68 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद जमुई। 3 को क्रमवार याद कर सकते हैं, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई। सबसे ज्यादा वनावरण है, सबसे कम आपका शेखपुरा, अरवल और बक्सर। शेखपुरा सबसे कम, उससे अरवल और बक्सर। सबसे कम वाला 3 को याद कर लिया, सबसे ज्यादा वाला याद कर लिए, पूछ देगा और इसको सजाने के लिए दे देगा। तो शेखपुरा, अरवल, बक्सर सबसे कम वनावरण है। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, जमुई सबसे अधिक वनावरण है। जिलों में वनावरण के प्रतिशत के अनुसार कैमूर, जमुई और मुंगेर। सबसे ज्यादा कैमूर में 30.51%, जमुई में 21.65% और मुंगेर में 21.57% क्षेत्र पर है। तो कैमूर, जमुई और मुंगेर में प्रतिशत सबसे अधिक है। सबसे कम शेखपुरा में 0.12, बक्सर में 0.35 और सिवान में 0.42। तो शेखपुरा, बक्सर और सिवान। तो सबसे कम पूछे प्रतिशत में तो शेखपुरा, बक्सर, सिवान, और सबसे अधिक में पूछे तो कैमूर, जमुई और मुंगेर में। 2021 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि और नुकसान वाले, तो सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि तो सबसे अधिक भागलपुर में 33.82, उसके बाद मधुबनी 25.71 वर्ग किलोमीटर, बांका 19.61 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि किया है।
तो भागलपुर, मधुबनी और बांका वृद्धि किया है। वनावरण में नुकसान कौन कौन किया है? तो कैमूर, नवादा और किशनगंज। सबसे ज्यादा नुकसान 35.35 वर्ग किलोमीटर, नवादा में 9.76 और किशनगंज में 7.75। तो कैमूर, नवादा और किशनगंज में नुकसान किए हैं। 2023 में वनावरण में शीर्ष जिले, तो वनावरण में शीर्ष जिले बहुत घने वन पश्चिमी चंपारण में 333.78 वर्ग किलोमीटर में, मध्य रूप से घने पश्चिमी चंपारण में ये 527.25 वर्ग किलोमीटर, और खुले वन में कैमूर। बहुत घने, मध्य घने में पश्चिमी चंपारण आएगा, खुले वन में आपका आ जाएगा कैमूर आ जाएगा। 2019-21 2023 वनावरण की तुलना, तो बहुत घने वन 333-19 में, 333-21 में और 387-23 में। मध्य रूप से घने 3250, 3286 21 में और 3284 आपका 23 में। खुले वन 3693 वर्ग किलोमीटर और 3762 और 3886 वर्ग किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार बिहार में वन और वृक्षारोपण का आवरण 10.10 है। बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों की संरचना, तो खुले वन 51% है, मध्य घन सघन 44% है और अत्यंत सघन वन 5% है, यानी कुल 100%। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाले वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वनाग्नि की सर्वाधिक जिलावार संख्या, तो पश्चिमी चंपारण 1403, जमुई आपका 354 और मुंगेर 233 का रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण, जमुई और मुंगेर। बिहार में आपदा प्रबंधक, ये लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात और लू जैसी आपदाओं से पीड़ित है। बाढ़ बिहार के 38 जिलों में से 28 जिलों को प्रभावित करती हैं। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त का लगभग 16.5% है। अत्यधिक बाढ़ वाला जिला 15 जिला पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, पूरा खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर। कम बाढ़ प्रदेश पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर आदि लखीसराय है। अब देख लीजिए बाढ़ के आने के कारण। तो बाढ़ बिहार की भू आकृति का नीचा होना, भू आकृति नीचा है। बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होती है होना। उत्तर बिहार की नदियां वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव है, जल प्रबंधन नहीं है। तटबंधों का टूटना और जल संग्रहण क्षेत्र के मानों का प्रसार, ये सब के सब कारण है। अब सूखा, तो मानसून की अनिश्चितता एवं जल के अवैनिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित है। सूखे से प्रभावित होने वाले जिलों में औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास और कैमूर और मुंगेर जिले आते हैं। सूखा नियंत्रण के लिए अत्यधिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। भूकंप के बिहार के बारे में देख सकते हैं। बिहार के भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण भूकंप की संभावना को जन्म देते हैं। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन 5, 4, 3 को जोन है। जोन 5 में अत्यधिक प्रबल जैसे किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। जोन 4 मध्य प्रबल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सीवान, शिवहर आते हैं। अति निम्न प्रबल गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर आदि क्षेत्र आते हैं। ये कम भूकंप जोन में आते हैं। चक्रवात, बिहार भौगोलिक रूप से समुद्री तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होती हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिले को प्रभावित करती हैं। चक्रवात के मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और अररिया आदि क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं के जान माल का खतरा रहता है। यह मौसमी चक्रवात रहता है। सेंडाई फ्रेमवर्क, हाँ, जापान में सेंडाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम के कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त
राष्ट्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। भारत में ने 1 जून 2016 का सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना लागू किया। इसके तहत बिहार 2016 में आपदा जोखिम न्यूनतम रिपोर्ट 2015 और 30 तक अपनाया है। धन्यवाद। ज्योग्राफी समाप्त हुआ। अब अगला वीडियो हिस्ट्री का आएगा। कृपया अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।